हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ तक देखा था, इसी केस से रिलेटेड ये जो 3 केस थे, ये अगर मॉडिफाइड एलील जो मॉडिफाइड हो जाता है तो वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो पहला केस था कि नॉर्मल या फिर लेस इफिशिएंट एंजाइम बने, या फिर दूसरा केस था ये नॉन फंक्शनल एंजाइम बने, या फिर तीसरा केस था नो एंजाइम एट ऑल। तो इन तीनों केसेस से ही रिलेटेड कुछ हम थ्योरी देखते हैं। उसका मैंने बताया भी था कि मैंने सोसाइटी से रिलेट करके कुछ अच्छे से आपको तरीके बताए हैं जो याद रहेंगे, वो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, जो आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कह रहे हैं इन द फर्स्ट केस का क्या मतलब है। फर्स्ट केस का मतलब वही जो कि नॉर्मल या फिर लेस इफिशिएंट एंजाइम बन रहा था। ठीक है, मतलब वो एंजाइम जो सबस्ट्रेट को का ट्रांसफॉर्मेशन तो करेगा लेकिन उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, एफिशिएंसी उसकी कम होगी, लेस एफिशिएंट होगा। तो उसी केस की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील, कि पहले केस का जो मॉडिफाइड एलील जो होगा वो इज इक्विवेलेंट होगा टू द अनमॉडिफाइड एलील की। वो एक तरीके से अनमॉडिफाइड एलील के ही इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि तभी तो उसने इस केस में ये भी बोल दिया लेस एफिशिएंट एंजाइम को नॉर्मल एंजाइम उसने बोल दिया है, तो इसलिए इक्विवेलेंट कह सकते हैं अनमॉडिफाइड की। अब इक्विवेलेंट बोलने का रीजन थोड़ा क्या है, देखो इक्विवेलेंट को इसलिए और बोला है क्योंकि ध्यान से लेस एफिशिएंट एंजाइम भी सबस्ट्रेट को, मतलब सबस्ट्रेट को जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, मतलब वो भी सेम प्रोडक्ट में। ठीक है, सेम प्रोडक्ट में कर देगा। ठीक है, ये अगर सही से नहीं दिख रहा हो तो देखो इसमें ये जो लिखा हुआ है, ये ध्यान से लेस एफिशिएंट जो एंजाइम जो होगा वो भी सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, कर देगा सेम प्रोडक्ट में। अरे मैंने बोल तो दिया ही ना, इसको अपना नोट करके लिख लेना। ठीक है वो थोड़ा डार्क कलर पे लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है, वैसे भी कम ही दिख रहा है वो, ऐसा नहीं है कि वीडियो में ही कम दिख रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है लेस एफिशिएंट एंजाइम भी सबस्ट्रेट को ट्रांसफर तो कर ही रहा है ना सेम प्रोडक्ट में, इसलिए जो है अनमॉडिफाइड एलील की इक्विवेलेंट होगा पहले केस में मॉडिफाइड एलील। ठीक, पहले से मॉडिफाइड हो गया लेकिन इक्विवेलेंट किसकी, अनमॉडिफाइड एलील की। अनमॉडिफाइड एलील का मतलब मान के चलो जैसे बाइल्ड एलील मान के चलो एक तरीके से। ठीक है, कि बाइल्ड एलील है जो अनमॉडिफाइड एलील है वो। ठीक है, अब दैट इज इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप एट ट्रेट, मतलब जो ट्रेट को बना रहा था वो बनाएगा सेम ही, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, वही लिखा है जो मैंने अभी बताया था, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करेगा सबस्ट्रेट एस का। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन, ये ध्यान रखना। इस प्रकार के इक्विवेलेंट एलील जो होते हैं ना, एलील के जो जोड़े होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं, वेरी कॉमन होते हैं। ठीक है, वेरी कॉमन का ऐसे याद रखना, जैसे ऐसे ही याद रखें कि ऐसे ही उदाहरण कॉमन है आजकल। शादी के बाद भी दैट इज मॉडिफाइड होने के बाद भी अनमॉडिफाइड की तरह करते रहते हैं। ठीक है, वेरी कॉमन का मतलब मैंने इस तरीके से रिलेट किया है कि मॉडिफाइड का मतलब मैं मान के चल रहा हूँ शादीशुदा इंसान, और अनमॉडिफाइड का मतलब ठीक है बैचलर। ठीक, तो उससे मतलब एक तरीके से मैं रिलेट करके चला हूँ कि उदाहरण वेरी कॉमन ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि मॉडिफाइड हो गए लेकिन फिर भी अनमॉडिफाइड की तरह काम कर रहे हैं, मतलब शादीशुदा हो गए फिर भी कुंवारेपन की तरह कुछ हरकतें कर रहे हैं, जैसे की तरह काम करते हैं। जैसे जीएफ जैसे गर्लफ्रेंड का चक्कर लगाते रहते हैं या उधर उधर लोफरगिरी करते रहते हैं कुछ लोग, मतलब वेरी कॉमन देखने को मिलते हैं ऐसे। तभी तो उनमें से कुछ कभी कभी लेस इफिशिएंट एंजाइम देते हैं एंड कुछ बिल्कुल पहले की तरह ही नॉर्मल एंजाइम देते हैं। ठीक है, जैसे दैट इज मतलब गर्लफ्रेंड को थोड़ा कम टाइम दे पाते हैं कुछ, इस तरीके से मतलब याद करने के लिए ये तरीके हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो उल्टी सीधी बातों में ज़्यादा ध्यान रखता है, उस तरीके से मैंने ये बना दिया है तरीके। कुछ पूरा टाइम गर्लफ्रेंड को ही पहले की तरह देते हैं, बट कहें तो शादीशुदा जाएंगे ना, मतलब कहेंगे तो मॉडिफाइड जाएंगे ना, सो इक्विवेलेंट टर्म यूज़ किया है। ठीक है, ऐसे करके याद रखना इसको। ठीक है, अब जो हो गया इतना, सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर वेरी कॉमन। ठीक है, बट इफ़ द एलील प्रोड्यूसेस ए नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, ये इन्होंने दूसरे और तीसरे
केसेस की एक साथ बात कर ली कि यदि ऐसा होता है कि या वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है, मतलब एंजाइम तो वही सेम बना रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, और नो एंजाइम एट ऑल, मतलब कोई एंजाइम ही नहीं बना रहा है, तो दोनों केसेस में क्या होगा, द फिनोटाइप जो होगा मे बी अफेक्टेड, इसमें फिनोटाइप अफेक्टेड होगा। ठीक है, पहले वाले में ही हो रहा था फिनोटाइप अफेक्टेड, तो द फिनोटाइप या ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। ऐसे ध्यान रखें, जो फिनोटाइप या ट्रेट जो होगा वो किस पर ओनली डिपेंड कर रहा है, अनमॉडिफाइड एलील के फंक्शन पर। क्योंकि अनमॉडिफाइड एलील जो है ना यहाँ डोमिनेंट रहेगा, दैट इज फिनोटाइप केवल कुंवारे लड़के की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, ऐसे ध्यान रखना। कुंवारे मतलब बैचलर, बैचलर मतलब अनमॉडिफाइड एलील, जब भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ उसमें। ठीक है, उस तरीके से याद करने के लिए है ये। किस पर डिपेंड करता है अपने पास, अनमॉडिफाइड एलील के फंक्शनिंग पर। द अनमॉडिफाइड मतलब फंक्शनिंग एलील जो भी काम कर रहा है फंक्शनिंग है, अनमॉडिफाइड है मतलब इसमें अभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। तो फंक्शनिंग एलील जो मतलब फंक्शन कर रहा है, अच्छा खासा एंजाइम बना रहा है जो कि सबस्ट्रेट को जो है चेंज कर रहा है प्रोडक्ट में। तो अनमॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील। तो जो कि ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है वही क्या है, डोमिनेंट एलील है। वही देखो मैंने अभी लिखा भी था कि अनमॉडिफाइड एलील जो होता है वही डोमिनेंट एलील होता है। एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव। और जो मॉडिफाइड एलील जो हो जाते हैं वो क्या होते हैं, जनरली दी रिसेसिव हो जाते हैं। शादीशुदा होने के बाद रिसेसिव से हो जाते हैं, वो डोमिनेंट नहीं हो जाते। फिर शादी से पहले बड़ा एकदम से दिखाते हैं डोमिनेंट, ठीक है, फिर नहीं रहते। हैंस इन द मतलब केवल याद करने के लिए है ये लोग, ये बात ज़्यादा दिल पे मत लेना कोई लोग, ठीक है, ये बात केवल याद करने के लिए है, हमें चीज़ें ध्यान रहे। हैंस इन द एग्जाम्पल एबव द रिसेसिव ट्रेट, इसलिए ही इन द एग्जाम्पल में एबव द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड। तो इस तरीके से ऊपर जो एग्जाम्पल बताएगा उनमें लास्ट के दो केसेस जो है उनमें दोनों में रिसेसिव ट्रेट ही देखी गई है। कौन कौन से, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है वहाँ पे, और या फिर कोई एंजाइम ही नहीं बन रहा है दोनों केस में। दैट इज़ पहले केस वाले को रिसेसिव नहीं कह सकते, वो तो डोमिनेंट ही रहा ना। ठीक है, तो बस पहले केस वाले को डोमिनेट कहेंगे, ये पूछा जा सकता है, और बाद के दो रिसेसिव केस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब बाकी स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस 5.2.2.2 में कोडोमिनेंस पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो लाउ डोमिनेंस का एक्सेप्शन हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा जो एक्सेप्शन था वो क्या था, कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस आखिर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो एनसीईआरटी कहते हैं टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस। अब तक हम ऐसे क्रॉसेस को डिस्कस कर रहे थे विद्यार्थी F1 रिसेंबल्स कर रहा था, मतलब समानता दर्शा रहा था आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, मतलब दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के साथ दर्शा रहा था समानता। डोमिनेंस और वाज इन बिटवीन, या तो डोमिनेंस था और जब किसी एक के साथ दर्शा रहा था उसको तो डोमिनेंस का कई केस कहेंगे, या फिर क्या था, वाज इन बिटवीन, या उन दोनों के बीच के केस आ रहा था। ठीक है, जैसे डॉग फ्लावर में हमने समझा था, स्नैपड्रैगन जिसको बोलते हैं, या फिर एंटी डायनामिक स्पीच में हमने देखा था। तो जब बिटवीन का करेक्टर दिखा रहा था तो उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस था। लेकिन अभी कह रहे हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है कोडोमिनेंस में, व्हाट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन जो होती है फिलियल वन, पहली पीढ़ी, वो रिसेंबल करती है बोथ पेरेंट्स, एक साथ मतलब दोनों पेरेंट्स से कर रही है, ये अजीब बात है। ठीक है, एक गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। देखो ये तो जो एनसीईआरटी दिया वो बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात समझ में आया उससे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोडोमिनेंस का क्या केस होता है, जैसे मतलब मैं गाय के एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो जो एक बुल है, ठीक है, और काव है, तो बुल अगर ब्लैक कलर की है मान लो, और काव जो है वाइट कलर की है, तो जो अगर उनके बच्चे जो हो रहे हैं तो या तो वो ऐसे हो रहे हैं कि पूरा उसका स्किन जो है काला है लेकिन उस पर वाइट वाइट धब्बे हैं उसकी संतानों पर, तो वो कोडोमिनेंस का केस आएगा, क्योंकि दोनों के करेक्टर दिख रहे हैं ना। या फिर पूरा वाइट है और उस पर धब्बे काले काले दिख रहे हैं, तो भी वो दोनों के पेरेंट के करेक्टर को दिखा रहा है ना एक साथ। तो इस तरीके से ये भी कोडोमिनेंस का केस होता ही है ये भी। ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी से बाहर से ले लिया और इससे समझ में भी आ जाती हैं चीज़ें, क्योंकि वो थोड़ा सोसाइटी से रिलेटेड हो जाता है। अब देखो दूसरा जो एनसीईआरटी बता रही है जो है
F1 जनरेशन दोनों का दिखाता है। ए गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ RBCs। एक इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है, विभिन्न प्रकार की RBC रेड ब्लड सेल्स हैं दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो ABO ब्लड ग्रुपिंग, एक ABO ब्लड ग्रुपिंग होता है, एक RH ब्लड ग्रुपिंग होता है। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग को जो डिटरमाइन करती हैं वो डिफरेंट टाइप की RBC ही इस बात का एग्जाम्पल होती है। ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन I। तो ABO ब्लड ग्रुप्स जो हैं कंट्रोल किए जाते हैं बाय द जीन I। पूछा जाए कौन से जीन के द्वारा, जीन कैपिटल I, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द RBC हैज़ शुगर पॉलीमर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना RBC की, रेड ब्लड सेल्स की, ये भी एक सेल्स है, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो वो मेम्ब्रेन के ऊपर शुगर पॉलीमर पाए जाते हैं, कुछ शुगर पॉलीमर दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस, ठीक है, जो कि उसकी सरफेस पर पाए जाते हैं, निकले हुए बाहर की तरफ रहते हैं। एंड द काइंड ऑफ शुगर, और जो काइंड ऑफ शुगर होती है, शुगर का जो प्रकार होता है, इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। और जीन के द्वारा ही उस शुगर का टाइप क्या होगा वो कंट्रोल किया जाता है। द जीन I हैज़ 3 एलील। ध्यान रखना कैपिटल I जो जीन है इसके एलील कितने हैं, IA, IB एंड I, मतलब 3 एलील है, ध्यान रखना। तभी तो ये मल्टीपल एलील का केस होता है। जनरली क्या होता है, एक जीन में 2 एलील होते हैं, लेकिन इसमें क्या है 3 एलील है। द एलील IA एंड IB प्रोड्यूसेस ए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर। मतलब IA और IB जो शुगर प्रोड्यूस करते हैं, ये एलील, तो वो शुगर जो होती है आपस में थोड़ी सी अलग होती है, बहरहाल ज़्यादातर चीज़ें समान होती है, थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट होती है। वाइल एलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। I क्या है, जैसे जनरली अब समझाते हुए इसको IO भी बोल देते हैं, लेकिन NCERT ने I कहा तो I करो, और O को मैं याद करने के लिए IO ना बोल कर I0 बोलता हूँ। जैसे कुछ चीज़ें काफ़ी याद भी रहती हैं, देखो आगे भी काम आएगा। तो I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, 0 का मतलब फिर मैं ये मान लेता हूँ कि 0 शुगर बनाती है, मतलब वो कोई भी शुगर बनाते ही नहीं है। याद करने के लिए वो को 0 बोल देता हूँ, ठीक है। और इन्होंने तो I मतलब IO भी नहीं बोला, I बोला, ठीक है। तो जो NCERT कहती है बस भाई कहें 3 एलील क्या, IA, IB और I, बस ऐसे बोलना। स्मॉल वाले हैं ये, देखो ध्यान से देखो, A और B उसमें कैपिटल I बनाया है, और जो है तीसरा वाला एलील जो भी स्मॉल I से दिखाया है, ये भी ध्यान रखना, क्या पता पूछ भी सकता है सब कुछ। बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, चूँकि जो है ह्यूमन जो होते हैं, मानव जो है कैसा है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। ईच पर्सन, इसलिए क्या होगा, ईच पर्सन पजेजेस एनी 2 ऑफ द 3 I जीन एलील। इन 3 I जीन एलील जो है इनमें से कोई 2 रखेगा, क्योंकि डिप्लॉयड है ना, 3 में से कोई 2 रखे लगेगा। जैसे IA, जैसे किसी का AB ब्लड ग्रुप होता है, इसका मतलब क्या है, उसमें A और B है, ठीक है, तो इसी तरीके से होता है। और जैसे किसी का A ब्लड ग्रुप है, तो A ब्लड ग्रुप में 2 केस बन जाते हैं। केस का है तो IA होंगे, या फिर IA और IO होगा, तब भी A ब्लड ग्रुप भी होगा। ऐसे B ब्लड ग्रुप है तो इसका IB होंगे उसके ब्लड में, या फिर क्या होंगे एलील IB और IO। तो IA एंड IB आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल I। तो IA और IB जो होते नहीं हैं वो स्मॉल I पर कम्प्लीटली डोमिनेंट होते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे तरीक़े से कह सकते हैं कि वैन, जैसे किसी में ह्यूमन में अगर एलील IA और IO होते हैं तो ब्लड ग्रुप्स का A ही माना जाता है। ऐसे ही अगर एलील उसमें IB और I हैं तो उसमें ब्लड ग्रुप IB ही माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि डोमिनेट कर रहा है ना ये A और B I पर। इन अदर वर्ड्स वैन I, देखो ये बता भी रहा है, IA एंड I आर प्रेजेंट ओनली IA एक्सप्रेस, केवल IA एक्सप्रेस करता है। बिकॉज I जो है डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, क्योंकि स्मॉल I तो कोई शुगर प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा था, अभी बताया है। एंड व्हेन IB एंड I प्रेजेंट होते हैं तो IB एक्सप्रेस करता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि I तो कर ही नहीं रहा ना कोई भी शुगर प्रोड्यूस। व्हाट, व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर, लेकिन जब IA और IB दोनों होते हैं प्रेजेंट, भैया दोनों एक तरीके से, अब क्या होगा, तो टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ऑन टाइप, तो दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं अपने करेक्टर को ऑन टाइप ऑफ शुगर। दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, ये होता है कोडोमिनेंस की वजह से। तो स्पेशली ये तो चलो बता ही दिया NCERT के साहब, ये भी ब्लड ग्रुपिंग में जो डिफरेंट टाइप के RBC होती हैं वो
एग्जाम्पल होती हैं, लेकिन उसमें से भी अंदर डीपली करके पूछा जाए तो तब क्या, जब आई और आई भी जब साथ में होते हैं तब ये कोडोमिनेंस की प्रोसेस देखने को मिलती है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि दोनों एक्सप्रेस करना है अपने आप को, इसी को तो कोडोमिनेंस बोला था। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि अगर बुल जो है ब्लैक कलर का है और काव जो है वाइट कलर की है, तो उसके बच्चे जो होते हैं पहली पीढ़ी में F1 में, वो अगर ऐसा होता है कि पूरा स्किन तो वाइट है, उस पर काले काले धब्बे हैं, या फिर पूरा स्किन जो है काली है मतलब ब्लैक है और उस पर वाइट वाइट धब्बे हैं, तो एक तरीके से दोनों पेरेंट के करेक्टर दिखा रहा है ना, तो कोडोमिनेंस। तो ऐसे इसी तरीके से इसमें आई भी दोनों हैं, तो दोनों की शुगर प्रेजेंट होंगी, दोनों अपने अपने शुगर वो करेंगे बनाएंगे और दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे, इसलिए क्या बोलते हैं कोडोमिनेंस को, मतलब दोनों ही अपनी अपनी डोमिनेंस दिखा रहे हैं। हैंस RBC हैव बोथ A एंड B टाइप्स ऑफ शुगर, इसलिए RBC क्या रखेगी, A और B टाइप दोनों की शुगर रखेगी। किसकी बात चल रही है, ये इसकी बात चल रही है जिसका ब्लड ग्रुप AB है। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील, चूँकि 3 डिफरेंट एलील होते हैं तो देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, इसलिए जो है 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ठीक है, 3 एलील हैं तो 3 से 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। कैसे बनते हैं अभी मैं टेबल में दिखा दूंगा। ऑफ दीज 3 एलील दैट आर पॉसिबल एंड देयर फॉर ए टोटल ऑफ 6 डिफरेंट जीनोटाइप, और इसी तरीके से क्या हो जाते हैं, जीनोटाइप भी 6 हो जाते हैं ऑफ द ह्यूमन AB ब्लड टाइप्स का। ये भी टेबल में भी बताएंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है, हाँ टेबल 5.2 में दिखाया गया, भाई बोल भी रहा है। हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, तो फिनोटाइप कितने होते हैं, फिनोटाइप 4 ही होते हैं। कौन कौन से, A B AB और O, और 4 ही टाइप के तो इस तरीके से होते हैं कि A ब्लड ग्रुप वाला होगा, B वाला होगा, AB वाला होगा और O वाला होगा। ये केवल AB और ब्लड ग्रुपिंग की बात चल रही है। अगर RH एंटीजन भी कंसिडर करके चलते हैं तब तो और भी टाइप बन जाते हैं, क्योंकि वो RH नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से इनके साथ मिल करके, लेकिन अभी हम AB और ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं ना केवल। तो फिनोटाइप कितने होंगे, 4। टेबल 5.2 इसमें क्या दिखा गया है, टेबल शोइंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन में। जैसे पहले देखा गया एलील फ्रॉम पेरेंट 1, एलील फ्रॉम पेरेंट 2, इस पेरेंट 1 को मान लो फादर मान लो, पेरेंट 2 को मदर मान के चलो। ठीक है, जीनो टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होगा और ब्लड टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होगा। देखो कैसे देखते हैं, कितने देखो आसान होता है। देखना, अगर फादर से आया IA और मदर से आया IA, मदर से भी IA आया, तब सिंपल सी बात है A और A है तो A और A बन जाएगा, मतलब IA और IA, तो जीनोटाइप क्या बनेंगे, IA और IA। अब ब्लड टाइप क्या हो जाएगा, इसका A ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई दूसरा है ही नहीं, दोनों A है, तो सिंपल सी बात है ब्लड टाइप क्या होगा, A होगा उस ऑफस्प्रिंग का, संतान का। अब फादर का अगर IA है, मदर से आया IB, तो सिंपल सी बात है A और B है तो IA IB बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ भी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चल रहा है। ठीक है, सिंपल चल रहा है सब। ब्लड टाइप क्या हो जाएगा, IA और IB है तो AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब क्या होता है कि फादर से क्या आया, IA और मदर से केवल I, तो हमने बताया ही था कि जब I साथ होता है A या B के तो डोमिनेट कर जाता है ये A या B वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा IA और I, तो इसमें डोमिनेट क्या कर जाएगा A, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, अब भी A ही बनेगा, क्योंकि I तो कोई भी शुगर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था ना, ये रीजन था। अगर ऐसा रीजन में पूछ लिया है क्वेश्चन तब भी ये बता देना कि IA और I जो है ब्लड टाइप ऑफ ऑप्शन में A ही आता है। क्यों, क्योंकि I जो होता है कोई ब्लड शुगर बनाता ही नहीं है। अब क्या हुआ, अब फादर से आया B और मदर से आया A, तब देखो वैसे तो ऐसे लिखेंगे अब IB और IA, IB IA लिखो या फिर IA IB लिखो, बात वही है, तो उसको सीधा करके लिख देते हैं, मतलब अब भी ब्लड टाइप जो है AB बनेगा, सिंपल सी बात है। अब B मदर से आता है और B फादर से आता है, मतलब ये वाला फादर माना है तो सॉरी, मतलब इसको फादर माना है ना, तो क्योंकि सेम टाइप है वैसे तो। फादर से भी फादर से IB आया और मदर से भी IB आया, तो दोनों क्या हो गया IB IB, तो क्या होगा सिंपल से B ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब ऐसे ही फादर से क्या आया IB और मदर से I, तब क्या होगा IB इस पर डोमिनेट कर जाएगा, B ब्लड ग्रुप ही बनेगा। IB I पे तो डोमिनेंट है ना। अब क्या हुआ, अब फादर से भी क्या आया I स्मॉल I और मदर से भी स्मॉल I, अब क्या बनेगा स्मॉल I, मतलब कोई भी ब्लड शुगर बन ही नहीं रही है, ना फादर की वजह ना मदर की वजह से, मतलब क्या होगा ब्लड ग्रुप O होगा। तो इस तरीके से ये केस बन जाते हैं। ठीक है, अब जो है ये जो है आप टेबल में जो देखना चाहो तो कॉम्बिनेशन आप अगर देखना चाहो तो ये देख सकते हो। ठीक है,
तो जेंटम कॉम्बिनेशन देखो कितने बनना है, देखो ए बनेगा, ए बी बनेगा और आई ए और आई बनेगा, ठीक है। अब ये जो ए बी है वो तो पुराने वाले की तरह हो गया, अब एक बी हो गया और एक आई बी आई हो गया और एक आई हो गया, 6 हो गए, 3 और 2 5 और 6। देखो याद कैसे करना है, पहले ए वाले को तीनों के साथ कर लेना, ए का ए के साथ, ए का बी के साथ और ए का ओ के साथ या केवल आई के साथ, तो 3 ही हो जाएंगे। अब बी का तीनों के साथ कर लेना, तो बी का जब हम ए के साथ करेंगे तब तो ये तो पहले से बन चुका है, तो रिपीट हो जाएगा, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, उसको हटा दो। अब बी का बी के साथ बचा, तो बी का बी के साथ करेंगे तब क्या बन जाएगा, आई बी। अब बी का तीसरा क्या बचा, आई के साथ, तो आई के साथ हो जाएगा आई बी और आई, तो 3 और 2 5 हो गए। अब ओ का मतलब केवल स्मॉल आई जो था, स्मॉल आई का तीनों के साथ कर दूँ, तो स्मॉल आई का ए के साथ करेंगे तो ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर स्मॉल आई का बी के साथ करेंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ कर चुके हैं। अब स्मॉल आई का आई के साथ बचा, तो आई का आई के साथ एक ही हो जाएगा, तो 3 और 2 5 और 1 6। तो यही जो है इस तरीके से 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, क्योंकि 6 डिफरेंट जीनोटाइप होते हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख ही चुके हैं, और बाकी फिनोटाइप तो देख ही सकते हैं, ए बी और बी और ओ, ये तो सेम टाइप होगा ना। तो फिनोटाइप टोटल कितने, वो 4। ऐसे ध्यान रखना, फा से फिनोटाइप, फा से 4 ध्यान रख सकते हैं इस तरीके से। अब देखो यहाँ देखो ब्लड टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, दैट इज, ध्यान से यहाँ केवल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात चल रही है, आरएच की नहीं, केवल हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं ना, इसे ब्लड टाइप ये आते हैं, ठीक है। अब बाकी हाँ ये कुछ नोट है इम्पोर्टेंट, ये देख लो थोड़ा। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल होते हैं, ये ध्यान रखना, मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, हम एनसीईआरटी में लिखा भी है, ये अभी मैं दिखाऊंगा आगे। लेकिन ये तभी कहते हैं जब पॉपुलेशन स्टडीज़ की जाती तब। कारण क्या है, पहले इसको एनसीईआरटी की लाइन में भी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी में भी ये बात लिखी है, तब उसके रीजन समझ लेते हैं क्यों बोला जाता है ऐसा। कह रहा है कि डू यू रियलाइज, क्या आप रियलाइज करते हो दैट द एग्जाम्पल ऑफ एबीए ब्लड ग्रुपिंग आल्सो प्रोवाइड्स, कराता है गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म का, मल्टीपल एलिज का। तो मल्टीपल एलिज का भी एक अच्छा उदाहरण है, ये कह रहे हैं कि आप महसूस करते हो। तो हेयर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2, क्योंकि 2 से तो ज़्यादा है ना, एक आई बी था, आई ए था और एक आई था, तो इस तरीके से 3 एलील हो गए ना, तो 2 से ज़्यादा होते हैं तो मल्टीपल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गई, मोर देन 2 दैट इज़ 3 एलील है यहाँ पे। गवर्निंगली सेम करेक्टर को गवर्न कर रहे हैं, मतलब एक करेक्टर को अगर 2 से ज़्यादा एलील गवर्न करते हैं तो उस प्रोसेस को मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। तो मल्टीपल एलील का केस ये हो गया। सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील कैन बी प्रेजेंट, अब एक इंडिविजुअल में तो भैया कोई 2 ही एलील होंगे ना, क्योंकि डिप्लॉयड होता है ना ह्यूमन बींग्स। लेकिन मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। देखो लिखा है साफ जो मैं अभी बोल रहा था, हमारे पीछे नोट करके बताया था। मल्टीपल एलिलिज्म कब बोलते हैं, पॉपुलेशन स्टडीज की जाती है। क्यों भैया, मल्टीपल एलिलिज्म का क्या मतलब था, 2 से ज़्यादा एलील, और 2 से ज़्यादा एलील किसी एक इंडिविजुअल में तो मिलेंगे नहीं हमें। तो हम क्या करेंगे कि जब एक पॉपुलेशन होगी, जब सेम स्पीसीज के बहुत सारे लोग होंगे, तो उनमें जो है आई ए बी होगा, आई ए होगा, आई बी होगा, आई ओ होगा, मतलब ओवरऑल हम देखेंगे सभी को मिला करके। तो वहाँ हमें 2 से ज़्यादा एलील मिल जा रहे हैं। तब पॉपुलेशन स्टडी जब करते हैं तभी हम ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो बाकी मैंने कुछ चीज़ें ये लिखी है नोट करके, ये देख लो ध्यान से। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पूरा वर्ड लिखकर आए तब भी मल्टीपलिज्म एलील्स के साथ साथ कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल कहेंगे, एंड डोमिनेंस का भी, ये ध्यान रखना। डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, कोडोमिनेंस का भी है। अब यहाँ मत सोचना ऐसे करके कि ए बी ही होना जरूरी, क्योंकि एनसीईआरटी साफ कहती है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में जो डिफरेंट टाइप के आरबीसी से वो एग्जाम्पल दर्शाते हैं कोडोमिनेंस का, तो कोडोमिनेंस का भी दिखाती हैं, ठीक है। यहाँ इसकी तरह मत करना कि पॉपुलेशन स्टडीज की तरह सोचो। यहाँ पूरा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, तो पूरा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस का भी दिखाती है, डोमिनेंस का भी दिखाती है। अब अंदर इसके पूछा है डीपली अंदर से कि कोडोमिनेंस का किसके केस में, तो आई ए और आई बी जब साथ होते हैं तब कोडोमिनेंस का देखने को मिलता है। और डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल दिखाती है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। डोमिनेंस का कैसे दिखाती है पता ही होगा, जब ए
आई के साथ आ जाता है तो ए जो है आई पे डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि स्मॉल आई तो कोई भी शुगर बना नहीं रहता है। ऐसे ही जब बी आई के साथ आता है तो बी डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि आई तो कोई शुगर बना नहीं रहा था, तो वहाँ बी ब्लड ग्रुप आता है। तो देखो ये कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल हो गया, डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और चूँकि देखो यही मैंने जो अभी बताया था, जैसे जब आई ओ और आई आते हैं, इसको मैं आई ओ लिखता हूँ, ठीक है, जो एनसीईआरटी ने स्मॉल आई से दर्शाया है। लेकिन आप एनसीईआरटी वाले दर्शाना, बात तो अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन दर्शाने की बात आए तो। और आई ओ और आई भी होते हैं तो दर्शाते हैं डोमिनेंस। तो ये डोमिनेंस ही तो दिखाते हैं। पहले वाले में देखो इसमें ए ब्लड ग्रुप बनेगा और इसमें बन जाएगा बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और भी देख लो। चूँकि जब आई ए आई बी वाले को ए बी ब्लड ग्रुपिंग का कहना दर्शाता है, ठीक है। चूँकि एलील मल्टीपल, चूँकि 3, बट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मत कर देना इसको, बहुत से जीन थोड़ी हैं, जीन तो एक ही है, ध्यान रखना। एक मल्टीपल एलिलिज्म चीज़ अलग अलग होती है। मल्टीपल नाम एलिलिज्म नाम ही बता रहा है कि मल्टीपल एलील, मतलब एलील हैं 2 से ज़्यादा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है पॉली माने बहुत से, जेनिक माने जीन। जीन अगर बहुत से हैं तो जहाँ जीन थोड़ी बहुत से हैं, जीन तो एक ही है केवल, कैपिटल आई। एलील 3 होते हैं, ये ध्यान रखना। जल्दबाजी में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल मत कर देना, क्योंकि जीन तो एक ही है ना, कैपिटल आई जीन होता है, एलील होते हैं इसके 3, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल नहीं, ऑब्वियसली इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इनकम्प्लीट का कैसे भी नहीं है। डोमिनेंस का, कोडोमिनेंस का और मल्टीपल एलिज्म का कब है, जब पॉपुलेशन स्टडीज़ की जाती हैं, ठीक है। तो बाकी इस केस को एनसीईआरटी ने एक और तरीके से बताया है कि कहाँ किस तरीके से, बहुत ही स्पेशल केस होने वाला है कि कैसे कैसे डोमिनेंस हो गया, कब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो सब देखो पढ़ते हैं तो समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ओकेशनली कभी कभी क्या होता है, ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। मतलब जो है एक सिंगल जीन का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना है वो तो एक सिंगल जीन से ही बना है, लेकिन वो इफेक्ट जो है एक से ज़्यादा दर्शा रहा है, इफेक्ट जो है एक से ज़्यादा दर्शा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टार सिंथेसिस इन पी सीड्स, मटर के बीजों में जब स्टार्च का बनना जो है वो इस बात का एग्जाम्पल है। वो इंच कंट्रोल किया जाता है बाई वन जीन, जीन तो यहाँ एक ही है, लेकिन इट हैज़ 2 एलील, एलील 2 है जिसके कौन से हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो स्टार्च से सिंथेसाइज्ड स्टार्च जो बनता है इफेक्टिवली बाई कैपिटल बी और कैपिटल बी। तो स्टार जो बनता है इफेक्टिवली कैपिटल बी के द्वारा बनता है। दोनों क्या होगा, होमोजाइगोट होगा। एंड देयरफॉर लार्ज स्ट्रेन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड। और इस प्रकार क्या होगा, जो स्टार्च ग्रेन का, स्टार्च के दाने का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, वो बड़ा साइज का प्रोड्यूस होता है। इन कंट्रास्ट इसके विपरीत स्मॉल बी वाला जो होमोजाइगोट होता है वो हैव लेसर एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस, वो स्टार्च के बनने में लेसर एफिशिएंसी दर्शाता है, मतलब लेस एफिशिएंट होता है। एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन, और स्टार्च के मंड के जो दाने जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। किस केस में, स्मॉल बी के केस में। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड, जब सीड मैच्योर हो जाते हैं तो कैपिटल बी जो सीड्स थे वो आर राउंड, वो होते हैं राउंड होते हैं, शेप में राउंड होते हैं। एंड स्मॉल, देखो अब तक की किसकी बात चल रही थी, स्टार्च के साइज की बात चल रही थी, अब शेप की बात चल रही। तो कैपिटल बी सीड्स होंगे उसका शेप होगा राउंड, एंड स्मॉल बी सीड जो होंगे वो होंगे ब्रेंकल्ड, झुर्रीदार से होंगे, सिकुड़े से। हेट्रोजाइगोट्स प्रोड्यूस्ड राउंड सीड्स। अब वो जो हेट्रोजाइगस होंगे मतलब एक कैपिटल भी होगा एक स्मॉल भी होगा, वो प्रोड्यूस करेगा राउंड सीड्स। वो कैसे करेगा, राउंड सीड्स, गोल सीड्स करेगा। एंड सो कैपिटल बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील। तो इससे तो हमें ये लगता है कि भैया जब हेट्रोजाइगोस राउंड दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल बी डोमिनेट कर गया होगा स्मॉल बी, तो कैपिटल बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील, बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल बी सीड्स। लेकिन जो स्टार्च ग्रेन का जो साइज जो होगा ना वो कैपिटल बी और स्मॉल बी के केस में कैसा होगा, इंटरमीडिएट रहा होगा। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप, अगर हम ये मानते हैं कि फिनोटाइप स्टार्च ग्रेन का साइज है, यहाँ से ध्यान रखना मंड के कण का साइज को अगर हम मानते हैं, तो देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इस बिहाफ से तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। कैसे, क्योंकि स्टार्च ग्रेन का साइज 3 पॉसिबल हो गए ना,
ठीक है, एक तो बड़ा, एक छोटा और एक बीच का इंटरमीडिएट। तो इस तरीके से क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई जा रही है। जैसे आप हमने देखा था जो उसमें स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर या एंटीराइमिन स्पीसीज, तो उसमें देखा था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में रेड फ्लावर वाइट फ्लावर के बीच का एक आ गया था पिंक फ्लावर। उसी तरीके से यहाँ पर बड़ा साइज स्टार्च ग्रेन का, छोटा साइज और बीच का आ गया एक मतलब बीच का आ गया इंटरमीडिएट साइज। तो ये एक तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल होगा। किस रेस्पेक्ट में, अगर स्टार्च ग्रेन साइज को हम फिनोटाइप मान लें तब इसको किस बात का एग्जांपल बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ध्यान से याद रखना, ये चीज़ होने वाली है। अब किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन। ये कहना चाह रहे हैं कि भैया कि जीन का कोई ऑटोनोमस फीचर नहीं है डोमिनेंस, वो डिपेंड करेगा किसके कौन सा फिनोटाइप जो कंसीडर करके चलना है हम। ये जरूरी नहीं होगा कि हाँ हमेशा इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसी का कि डोमिनेंस ही उसका जीन का कोई ऑटोनोमस फीचर हो गया। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा उसको और अच्छे से। ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन का और दे प्रोड्यूस दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर, और द प्रोडक्ट दैट इज इन्फॉर्मेशन फॉर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि डोमिनेंस इज नॉट ए ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन, जीन का ऑटोनोमस फीचर नहीं है, और द प्रोडक्ट दैट इट हैज़ फॉर्मेशन फॉर, और हमेशा ये भी ऑटोनोमस फीचर नहीं कि ये प्रोडक्ट बन रहा है तो वही हमेशा बनेगा। ठीक है, इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट, ये जितना जो है जीन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, एंड द प्रोडक्शन पे पर्टिकुलर फिनोटाइप पर, और जितना पर्टिकुलर फिनोटाइप के प्रोडक्शन पर करता है। फ्रॉम दिस प्रोडक्ट से एज इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप पर दैट वी चूज टू एग्जामिन, डिपेंड करता है कि हमने क्या एग्जामिन करने के लिए क्या चीज़ चूज की है। इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। मतलब ये कब है, जब सेम जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइप दिखा रहे हैं तब। अब सेब के केस में ये क्या होता है, सेब के केस में ये डोमिनेंस का लॉ ऑफ डोमिनेंस का एग्जाम्पल बन जाता है जब सेब का देखते हैं तो। क्योंकि सेब देखो कैपिटल बी तो राउंड शेप दे रहा था, ठीक है, और स्मॉल बी दे रहा था रिंकल्ड। लेकिन जब कैपिटल बी और स्मॉल बी आया, तब क्या हुआ, तब जो है कोई ऐसा नहीं था कि इनके बीच का कोई शेप मिल रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये केवल ये कंप्लीट डोमिनेंस का केस है, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस का, अगर शेप के बेसिस पे देखा जाए तो सीड के शेप के। ठीक है, लेकिन शेप के अंदर जो स्टार्च के दाने हैं उनके साइज के बेस पे देखा जाए तब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि भैया किसी जीन का कोई ऑटोनोमस फीचर नहीं होती है डोमिनेंसी, बस ये इनका कहने का मतलब है। देखो इसको और अच्छे समझ लेते हैं। जैसे मैंने कुछ तरीके बनाए हैं, जैसे गुब्बारा मैं मान कर चला हूँ मटर के बीज, ठीक है, दैट इज गुब्बारा तो गोल ही रहा, बट उसके अंदर जो दाने थे वो अब इंटरमीडिएट दैट इज मिडिल साइज़ के होगा। ये कैपिटल बी और स्मॉल बी के साथ की बात चल रही है, मतलब गुब्बारा जो है गोल ही रहा, लेकिन उसके अंदर के साइज जो गुब्बारा गोल रहा, मतलब शेप का साइज़ के हिसाब से मटर का दाना जो है वो गोल ही रहा, मतलब शेप के बेसिस से देखा जाए, सीड के शेप के बेसिस से, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन अगर उस गुब्बारे के अंदर के दाने ऐसे कर सकते हैं, या फिर मटर के बीज के अंदर के जो स्टार्च ग्रेन के दाने जो है उनका साइज तो वो इंटरमीडिएट का हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस बन गया। तो यही शब्द है, देखो स्टार्च ग्रेन साइज के रेस्पेक्ट में तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, जबकि पी सीड का शेप तो किसका होगा, अगर इसको फिनोटाइप माना, पी सीड के शेप को फिनोटाइप माना, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो इसके कुछ तरीके बनाए हैं। जैसे एक डॉक्टर गितेंद्र सर हैं, तो वो क्या मान लो, वो जीन या प्रोडक्ट उनको मान के चलो, तो वो ऑफिस में तो डोमिनेंट हैं, लेकिन एंड अपने घर में बीबी वगैरह के सामने इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से डिपेंड करेगा किस रेस्पेक्ट में है, क्योंकि वहाँ जो वहाँ उनके नीचे काम करने वाले हैं उन पर वो डोमिनेंट रहते हैं, ऐसा करो, लेकिन घर आके वो पूरी तरीके डोमिनेंट नहीं हो पाते हैं, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये मतलब कहने का मतलब रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा है किस रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, बस याद करने के लिए।
ठीक है। तो इसलिए हम कोई एक लक्षण को उनका ऑटोनोमस फीचर नहीं कह सकते कि अकड़ हुई हैं या फिर कंप्रोमाइजिंग टाइप के हैं, ये हम नहीं बोल सकते। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि हम उनका एग्जामिनेशन उनके घर पे कर रहे हैं या फिर ऑफिस में कर रहे हैं। ये याद करने के लिए ये तरीका। ठीक है, तो बाकी जो है यहाँ तक ये हो गया। बाकी चलो अगला भी स्टार्ट कर देते हैं, अभी है टाइम थोड़ा। तो 5.3 फिगर 5.3 जो पॉइंट है इसमें हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। देखो अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, एक जीन की वंशागता पढ़ रहे थे, सब एक जीन के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे 2 जीन की वंशागता। तो मेंडल आल्सो वर्कड विद एंड क्रॉस्ड पी प्लांट, मतलब उन्होंने पी प्लांट को क्रॉस कराया दैट डिफर्ड इन 2 करैक्टर्स। और अब तक एक करैक्टर लिया जा रहा था ना एक बार में, अब 2 करैक्टर में डिफरेंट है, ऐसे वालों को कराया। एज इज सीन केस नहीं सॉरी एज इज सीन इन द क्रॉस बिटवीन ए पी प्लांट, जैसा कि देखा गया है इन द क्रॉस बिटवीन ए पी प्लांट के बीच दैट हैज सीड्स, जो कि सीड्स रखते हैं विद येलो कलर एंड राउंड शेप। ठीक है, और दूसरा क्या था, एंड वन दैट हैज सीड्स ऑफ ग्रीन कलर एंड ब्रिंकल शेप। तो यहाँ देखो 2 हो गया, 2 करैक्टर ले ली ना एक बार में। इन्होंने क्या लिया कि सीड का कलर ले लिया और सीड का शेप ले लिया एक बार में। तो जो येलो कलर था, तो येलो कलर हम जानते हैं डोमिनेंट है, ऐसे शेप में राउंड शेप डोमिनेंट है, और कलर में रिसेसिव कौन सा, ग्रीन कलर सीड के बाद कल चल रही है, और ब्रिंकल्ड शेप मतलब झुर्रीदार से सिकुड़े से जो है शेप जो है वो रिसेसिव है। फिगर 5.7 में ये सब दिखाया गया है। इसको तो चलो डिटेल में अभी देखेंगे। मेंडल ने ये पाया कि दैट द सीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स। मेंडल ने ये पाया कि दैट द सीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स, कि जो इस पेरेंट की क्रॉसिंग से जो सीड प्रोड्यूस होते हैं वो हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप्ड सीड। तो उनके क्या थे, वो येलो कलर्ड वाले मिले और राउंड शेप मिले। उसी तरीके से बस हो रहा है, डोमिनेंट वाले करेक्टर मिल गए। देखो F1 में वहाँ एक करेक्टर लिया था तो वो वही एक करेक्टर डोमिनेंट वाला एक करेक्टर एकदम शो हो गया F1 में, फिलियल 1 पहली पीढ़ी में। अब यहाँ क्या किया है, यहाँ 2 करेक्टर लिए हैं तो यहाँ पहली पीढ़ी में 2 करेक्टर शो हो गए। ठीक है, दोनों डोमिनेंट वाले शो होंगे। देखो येलो कलर डोमिनेंट था, येलो ग्रीन में सीड के कलर की बात चल रही है। येलो और ग्रीन में कौन सा था, सीड के कलर, ना कि फली के कलर पॉड के कलर की बात नहीं चल रही। येलो था ना डोमिनेंट, तो यहाँ येलो कलर दिख गया। और शेप जो था, सीड का शेप लिया था दूसरा करेक्टर, तो सीड के शेप में राउंड ब्रिंगेंड में कौन डोमिनेंट था, राउंड था। तो देखो राउंड आ गया, मतलब डोमिनेंट ही मिले। हियर कैन यू टेल विच ऑफ द करेक्टर्स इन द पेयर्स येलो या ग्रीन कलर एंड राउंड ब्रिंकल शेप बाय डोमिनेंट। ये भी बता दिया, बस वो यही पूछ रहा है कि भैया येलो कलर और ग्रीन कलर में सीड के कौन सा कलर डोमिनेंट है, तो वही बता ही दूंगा। अभी मैंने बताया था राउंड ऑफ ब्रिंकेंड में कौन सा करेक्टर, कौन सा ट्रेड जो डोमिनेंट है, कौन सा ट्रेड जो है रिसेसिव है, ये भी बता दोगे। तो 10 येलो कलर वाज डोमिनेंट, आप खुद ही वो बता रहा है इनसे आपकी। 10 येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। इस प्रकार जो येलो कलर वाज डोमिनेंट है ओवर ग्रीन के साथ। ये जो ऑब्जर्वेशन देख के हमको मिला, उससे ये कंक्लूजन निकाला गया। ये ध्यान रखना, पहले से नहीं पता था ये चीज़। जब देखा कि भैया पहली पीढ़ी में कौन कौन से मिले, कि येलो और ग्रीन में से येलो कलर वाले दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या कि येलो डोमिनेट कर गया होगा ग्रीन पे। ऐसे ही सीड के शेप की बात करें, आकृति की बात करें, तो राउंड कलर के मिले, इसका मतलब कि राउंड वाला जो है भैया ब्रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेट कर गया होगा। तो भाई ये कह रहे हैं, तो उसी से कंक्लूजन निकला है, वही कह रहे हैं कि 10 येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप डोमिनेंट ओवर ब्रिंकल्ड। दीज रिजल्ट्स वर आइडेंटिकल टू दोज दैट ही गॉट व्हेन ही मेड सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। इन्होंने कहा कि भैया ये रिजल्ट तो बिल्कुल आइडेंटिकल वैसे थे जैसे कि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस अलग अलग कर रहे थे। और भाई हो तो उसी की तरह रहा है ना। यहाँ 2 करेक्टर लिए थे, दोनों करेक्टर का जो डोमिनेंट था वो दिख जा रहा है अपन में। एक करेक्टर लिया था
मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो वो एक जो डोमिनेंट करेक्टर था वो दिख जा रहा था F1 में। तो सिंपल बात तो वही है ना, जो अलग अलग हम कराएं बस इसमें एक साथ करा लिया है, रिजल्ट वैसे आइडेंटिकली आए बिटवीन येलो एंड। जैसे इन्हें कहने का मतलब ये है जैसे हम ऐसे कराते एक बार में एक ही करेक्टर कर लेते मान लो, तो इसका पहले जो है सीट का शेप ले लेते मान लो, तो एक जो होता राउंड होता और दूसरा ब्रिंकल होता, उनका आपस में क्रॉस कराते तब भी भाई मिलता क्या कि पहली पीढ़ी में राउंड जो है मिल जाता सीट, ठीक है। अब दूसरा करेक्टर का एक बार मोनोहाइब्रिड को अलग से कराते, वो सीट का शेप लेके कर वो सीट का कलर लेके कराते। इस बार येलो लेते, एक येलो सीड लेते और एक ग्रीन सीड वाला लेते। तो इस तरीके से फिलियल 1F1 में पहली पीढ़ी में क्या मिलता, येलो कलर वाले मिल जाते। तो यहाँ बस एक साथ दोनों को करा लिया, तो वही ये करा रहे हैं कि भैया ये कह रहे हैं कि भाई आइडेंटिकल उसी तरीके से है जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम अलग अलग कराते थे, वैसे ही सेम आइडेंटिकल रिजल्ट मिले हैं। वो कहना ये चाह रहे हैं बिटवीन येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट एंड बिटवीन राउंड एंड ब्रिंकल सीडेड प्लांट। वही जो उन्होंने बोला है वही मैंने करके अभी बता दिया। अब जो बाकी का जो है अगले वीडियो में देखते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।